दोस्तों आज हम एक एक्सप्लेन करने वाले हैं बेबी सिटर मूवी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट आदि बहुत सी चीजों से, जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और यही वजह थी कि कोल को स्कूल के काफी बच्चे उंगली करते थे, जिनमें से खुद उसका पड़ोसी में भी था। कोल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वह अक्सर वैकेशन पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाता था। और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था जिसका नाम बी था। बी और कोल अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कोल की एक अच्छी क्लास फ्रेंड भी थी जिसका नाम मालिनी था और वह भी उसके पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा था तो मेलिनी उससे कहती है कि बेबी सिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर बुलाती हैं ताकि उनके साथ फिजिकल एंजॉय कर सकें। इस बात पर कोल डिसाइड करता है कि आज रात को जाकर बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सिटर को काफी लाइक करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा कर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद वो भी के साथ खेलता है और उसके साथ डांस करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात के 11 बजाते हैं तो कोल के सोने का टाइम आ जाता है। तभी सोने से पहले कोल मेलिनी से चैट करता है। मेलिनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें नीचे जाकर उस पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वह यह सब करेगी। तभी भी कोल को पीने के लिए ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कोल ड्रिंक को नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अब जैसे ही भी उसके कमरे से बाहर जाती है तो कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कोल देखता है कि बी ने वहां कोशिश रेंजर्स को बुलाया हुआ है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इन्हें रेंजर्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ बी को एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी लोगों को किस करना था। फिर वो एक एक करके सभी के पास जाकर उन्हें किस करती है। लास्ट में जब भी सैमुअल को किस करती है तो अचानक वे उसके सिर पर 2 चाकू गुस्सा देती हैं और रूम में मौजूद सभी सैमुअल के ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगती हैं। यह देखकर हमें पता चलता है कि भी उन सभी सैंडर्स के साथ एक सैटेनिक नेचुरल करने वाली हैं। कोल ऊपर से यह सब देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद भी उन सब के सामने बुक रिवील करती हैं। बी कहती है कि एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी कि एक लौटी बुक है। अब बी उस बुक में कुछ लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब के एक वर्ष को पढ़ते वक्त उसे बलि दी गई आदमी के ब्लड को इस बुक पर डालना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा और वो मासूम बच्चा कोल होने वाला था। इधर कोल ये सब बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और 911 पर कॉल करता है और फिर वही सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ आती हैं और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड बाहर निकालती है। कोल सिरिंज से काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी उन सब के सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी ताकि को 8 घंटे के लिए सोता रहे, लेकिन क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं था इसीलिए वह अभी जाग रहा होता है। फिर ब्लड लेने के बाद भी सभी के साथ नीचे चली जाती है और इसके बाद कोल वहां से भागने का प्लान बनाता है। कोल कुछ कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहां भी आ जाती है। अब कोल का ब्लड निकलने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कोल की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने बी और वो सारे रेंजर्स होते हैं। कोल सबको देखकर अनजान बनने की कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। अब भी कोल को बताती है कि वे उसके साथ क्या करने वाली हैं, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस को भी मार डालती है और इस हाथापाई में पुलिस की गोली एलिसन के सीने में लग जाती है, जिससे वह मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे, पर उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप यूनिट के मैसेजेस आ रहे थे और इन मैसेज का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोर्ट की मदद से किया जा सकता था और उनको के बारे में सिर्फ कॉल ही जानता था। फिर भी कॉल को धमकाते हुए वह कोड्स लेती है
और मैक्स कोड से वॉकी टॉकी पर यह मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यह सब देखकर को अपनी रस्सी काटकर किसी तरह से वापस से ऊपर वाले कमरे में जाता है और जॉन उसका पीछा करने लगता है, पर तभी उसका पैर सीढ़ियों से लेकर जाता है और उसका सिर नीचे एक नुकीली चीज से टकराता है और वे वहीं पर बुरी तरह मारा जाता है। इधर कॉल अपने रूम में जाकर उन्हें कपड़ों की वजह से विंडो से नीचे आने लगता है, तभी मैं उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन को किसी तरह विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद को अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर छिपाता है, जहां पर बहुत सारे चींटियां होती है और कॉल यहां भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। सोनिया कॉल को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और बेसमेंट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी कॉल उसके तरफ रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया किसी तरह उस रॉकेट से बच जाती है, लेकिन को बड़े ही चालाकी से सोनिया को वहीं पर लॉक कर देता है और उस पर बाग एक स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और उस इस तरह के आपस में मिलने से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें सोनिया भी बुरी तरह मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मैक्स वहां जाता है, जो कॉल को देखता है। मैक्स कॉल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर भी कोई उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। मैक्स उससे पूछता है कि यह कौन है जो तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है। कॉल उसे बताता है कि वह उसका स्कूल फ्रेंड जेरेमी है, जो उसे चिढ़ाने के लिए रोज उसके घर पर अंडे फेंकता है। मैक्स कॉल से कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा, नहीं तो यह हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। यह सुनकर कॉल 1000 में से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर जेरेमी उसे पीटकर यहाँ से चला जाता है। कॉल को हारा हुआ देखकर मैक्स उसके पास आता है और उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। यह सब देखकर कॉल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैक्स भी वहां आने लगता है। तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे को होते हैं, पर इस बीच एक रस्सी मैक्स के गले में जा फंसती है, जिससे मैक्स को फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी भी उस पर शॉटगन से गोली चलाने लगी। कॉल वहां से भागता हुआ अपने पड़ोसी मालिनी के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वे उसे तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहां भी आ जाती है, जो कॉल को ढूंढने लगती है। कॉल और मैलिनी ने बीच से बचकर एक किनारे छिप जाते हैं। यहाँ कॉल मैलिनी को अपने दिल की बात बताता है। मैलिनी भी कॉल को लाइक करती थी, इसीलिए को उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर को मैलिनी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। यह कहकर को वहाँ से भागता है। वह अपने घर आ जाता है। घर के अंदर कॉल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है, साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी जाती है, जिसे लेकर कॉल से पढ़ने लगता है। तभी एलिसन अचानक से उठ जाती है और कॉल पर हमला करने लगती है। कॉल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, पर वह चाकू एलिसन के पास थी। अब इस चाकू से कॉल पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वहां भी आकर उसके सिर को गन से उड़ा देती है। अब भी कॉल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कॉल बी की नेचुरल को उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब क्योंकि यह बुक सिंगल थी, इसीलिए भी कॉल को ना मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कॉल बी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर भी कहती है कि उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है, जिसके बदले में उसे वह सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले भी कई बार कर रखा है और कॉल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने स्पिरिचुअल में फंसाया है। भी कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर उनसे यह कहो कि बाकी लोग कातिल थे और वह उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। पर कॉल गुस्से में उस बुक में आग लगा देता है। बी आग बुझाने की कोशिश करती है और कॉल वहां से बाहर आता है। बाहर आकर कॉल मैलिनी के डैड की गाड़ी चुराकर तेजी से सीधा उसे अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बिना चाहते हुए भी वे बुरी तरह मारी जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ कॉल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कॉल और मालिनी दोनों साथ मिलकर काफी खुश होते हैं। साथ ही कॉल ने ये प्रूफ कर दिया होता है कि उसने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए अब उसे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जो कॉल के घर के अंदर चेक करने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बेकार के नीचे नहीं होती है, अचानक भी एक नायक से फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।